नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पुनः इतिहास विषय पर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। तो परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको कुछ प्रश्न दिए थे और इसका उत्तर भी हम आपको देना चाहेंगे कि वो प्रश्न के उत्तर कौन कौन से थे जिसको आप अपने नोट्स में लिख सकें। तो उत्तर यह है कि जो हमने 15 आपको क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों में पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा बुद्ध। मैं पढ़ते चल रहा हूँ इसलिए कि अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप चीज़ों को लिख लेंगे। बुद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पाणिनि, क्वेश्चन में व्याकरण लिखे हैं, पुष्पमित्र शुंग लिखे हुए हैं। उसके बाद हेरोडोटस, ब्राह्मलिपि, अरमाइकी, यूनानी, खरोष्टी है, ये लिपि है। उसके बाद मिलिंद पन्हो लिखे हैं, निर्याकस लिखे हैं, आनासाक्रिटिस लिखे हैं, अस्टियोबुलस लिखे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य लिखे हैं। उसके बाद कल्हड़ लिखे हैं, कोष्टक में हर्षदेव लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग कामंदक लिखे हैं, फिर खारवेल, फिर उसके बाद धनदेव लिखे हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे इंद्र लिखे हैं, वरुण लिखे हैं, मित्र लिखे हैं, नासत्य लिखे हैं। उसके बाद जो हम लिखे हैं मास्की गुर्जरा की में लिखे हुए हैं, जैन धर्म, और उसके बाद सुलेमान लिखे हुए हैं। उसके बाद चीज़ों को हम जब और आगे जब चलते हैं तो मैं इसके पहले जो मैं लेक्चर बताया था उससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न पुनः दूंगा और उसका उत्तर आप पुनः कमेंट बॉक्स में या अपने नोट्स में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पठन पाठन में आपकी शैली बनी रहती है और निरंतरता जब बनी रहती है तो चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। और क्वेश्चन एक ऐसी प्रथा है या विधि है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक चीज़ों को समझते रहते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं और इसको आप अपने नोट्स में जहां आप नोट्स करते हैं या नोटबुक जो भी आपका हो उसमें आप चीज़ों को लिखेंगे। तो देते हैं क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं इसी तरह पुनः आप सीरियल जिस तरह हम बोलेंगे उसी सीरियल लाइन में आप चीज़ों को लिखेंगे, क्योंकि मैं पुनः इसी तरह कल जब आपको इसी का नेक्स्ट लेक्चर बताया जाएगा तो इसी तरह आपको पुनः क्या कर दिया जाएगा, चीज़ों को लिख दिया जाएगा। तो आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ उसी तरह क्वेश्चन को आप लिखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी। दूसरा, मेलुआ शब्द किसके लिए कहा गया है। तीसरा, क्रीट सभ्यता किस सागर के तट पर अवस्थित थी। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु क्या था और किस नदी के तट पर अवस्थित था। उसके बाद पांचवा लिखते हैं, संध्योकालीन कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था। उसके बाद छठा लिखते हैं, पत्थर के मकान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। सातवां लिखते हैं, नाव का टेराकोटा ऐसे लिखा जाता है, नाव का टेराकोटा कहाँ से मिला हुआ है। 6 अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है। उसके बाद उर्वरता की देवी उर्वरता की देवी लिखते रहिएगा, उर्वरता की देवी की मुहर कहाँ से मिली है। उसके बाद धौलावीरा कहाँ अवस्थित था। उसके बाद 11वां है, प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा की संस्कृति कहाँ से मिली हुई है। कहने का मतलब यह है कि प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा की संस्कृति कहाँ के 2 स्थलों से मिली हुई है, उसको मैं आप बताया हूँ, उस चीज़ों को आप लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आलमगीरपुर की खोज किस सन में हुई और किसने की थी। उसके बाद आगे चलते हैं, 13वां, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और रोपड़ की खोज किसने की। फिर उसके बाद 14वां, उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्थल का नाम बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता से ताल्लुक रखते थे, उसको बताएंगे आप। ये 15वां जो है आपका, कब्रिस्तान R37 तथा पुरोहितों की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। कहने मतलब आपको बताया हूँ, कब्रिस्तान R37 नाम की एक कब्रिस्तान मिली हुई है, ये कहाँ से मिली है इस चीज़ को बताएंगे। और उसके बाद इसी में पुरोहितों की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए और 15 क्वेश्चन जब हम आगे आपको जब लेक्चर बताएंगे
तो उसका उत्तर हम आपको पुनः इसी तरह व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख देंगे, जिस चीज़ों को आप क्या करिएगा अपने क्या नाम है कि नोट्स में इसको चीज़ों को आप लिख लेंगे, और लिख लेंगे तो उससे क्या होगा कि नोट्स के साथ साथ आपके क्वेश्चन पर भी पकड़ बनती जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो जाती है। तो इसको हम मिटाते हैं और आगे हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो फेसेट छूट गए थे, उन फेसेटों के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था, जो फेसट बताए थे आप लोग लिखे होंगे, उन फेसटों में हमको लिखा सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था। सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम देखने जा रहे हैं। कौन सा? सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था। क्या देखना है हमको? सैंधवकालीन क्या देखना है? आर्थिक व्यवस्था देखना है। सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था देखना है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था को जो हम देखने का प्रयास करते हैं, उन्हीं सब फैक्ट जो हमको मिले हैं उत्खनन से, उन्हीं फैक्टों के आधार पर ही हम लोग सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम आगे इसी में हम आगे लिखते हैं, तो सैंधवकालीन जो अर्थव्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था, उसका कारण था, दो थे। एक का कारण था कृषि। क्या थी? कृषि थी। और दूसरे का कारण था व्यापार। क्या था? व्यापार था। कृषि एवं व्यापार था। ठीक है, चीजों को प्रयास समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे उत्खनन से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हुए हैं, उन साक्ष्यों को जो खंगालते हैं तो हमको यह पता चलता है कि सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था की जो उत्कर्ष हुआ या चरमोत्कर्ष पर पहुंची, इसके दो आयाम प्रमुख जिम्मेदार थे। उसमें एक थे कृषि और दूसरा था व्यापार। ठीक है, तो एक कृषि और व्यापार को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उस समय की जो कृषि थी वो बहुत अपने उन्नत पर थी। किस पर थी? उन्नत पर थी। और जो व्यापार था यह भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। क्या था? यह भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलता है, व्यापार भी अपने चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलता है। तो हमने कृषि के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि कृषि के साक्ष्य ऐसे क्या देखे गए इतिहासकारों के द्वारा कि हमको यह कहना पड़ा कि यह इस समय की जो उन्नत प्रकार की कृषि थी। व्यापार के क्या ऐसे साक्ष्य हमको इतिहासकार के द्वारा देखे गए कि उस इतिहासकारों को कहना पड़ा कि उस समय की जो कृषि थी वह चरमोत्कर्ष पर थी। इसके बारे में भी हम चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो कृषि होती थी वह सैंधवकालीन का समाज में, सैंधवकालीन व्यवस्था में, तो कृषि होती थी वो ग्रामीण इलाकों में होती थी। कहाँ होती थी? ग्रामीण इलाकों में होती थी। आप चीज़ों को सुनेंगे और अपने भाषा में चीज़ों को लिखेंगे। जो कृषि होती थी वो ग्रामीण इलाकों में होती थी, और ग्रामीण इलाकों से जो कृषि जो होती थी, भरण पोषण का जो अनाज होता था उसको निकालने के बाद जो चीज़ें बचती थी उनको कहाँ रखते थे? अन्नागार में रखते थे। अन्नागार में लोग रखते थे। जो भरण पोषण होता था, भरण पोषण करने के बाद लोग क्या करते थे? अन्नागार में चीज़ों को रखते थे। और जो अन्नागार होते थे उस समय के, वो क्या होते थे? नदियों के तट पर थे। नदियों के तट पर थे। वही मैं चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कृषि एवं व्यापार जो उसमें देखने को मिलता है, अपने चरमोत्कर्षता पर देखने को मिलता है। और उस समय जो ग्रामीण इलाके थे वह किसमें संलग्न थे? कृषि कार्य में संलग्न थे। और कृषि कार्य में क्या थे? ग्रामीण इलाके संलग्न थे। और ये कृषियों का जो कृषक थे वो अपने उपज जो होते थे उन उपज को क्या करते थे? कुछ अधिशेष कर लेते थे। बाकी जो क्या होता था, जो सरप्लस होता था उसको ले जाकर अन्नागार में क्या करते थे? रख देते थे। और ये अन्नागार जो होता था वो नदियों के तट पर होता था। और इन्हीं नदियों के तट पर अन्नागार होता था, इन्हीं नदियों के तट पर जो अन्नागार होता था, इन्हीं अन्नागार के माध्यम नदियों के तट से होते हुए क्या होता था? व्यापार होता था। मतलब कहने का आशय यही है कि कृषि ही क्या करता था? व्यापार को क्या करता था? चक्र को ये चलाता था। ठीक है, तो व्यापार के चक्र को चलाता था। तो इससे हम देखते हैं कि कृषि के कौन ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं जिससे इतिहासकार यह कहते थे कि इसमें कृषि क्या थी? अपने उत्कर्ष पर थी। चीजों को समझते हैं। तो चीजों को जब समझेंगे चीजों को, तो हमने आपको बताया है कि कालीबंगा से हमने बताया आपको कालीबंगा से
कालीबंगा से हमें जूते हुए हल का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? जूते हुए हल का क्या मिला है? जूते हुए हल का साक्ष्य मिला है। तो ये जूते हुए जो हल का साक्ष्य मिला है, इसे यही पता चलता है कि कृषि कार्य होती थी वो हल के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो हल था वो किसका बना होता था? वो लकड़ी का बना होता था। किसका बना होता था? लकड़ी का बना होता था और तांबे का बना होता था। ताम्र का बना होता था। लकड़ी और ताम्र का बना होता था। मतलब लोहे का हल जो है देखने को नहीं मिलता है। लोहे का हल देखने को नहीं मिलता है। अर्थात जो लोहे का हल नहीं देखने को मिलता है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि लोहे का हल का प्रयोग कब देखने को मिलता है? तो लोहे का हल का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो वैदिक काल में देखने को मिलता है। वैदिक काल में, वो भी कितने वैदिक काल में? 1000 BC का है। 1000 BC का है। और कहां से मिला हुआ है? अतिरंजी खेड़ा से मिला हुआ है। अतिरंजी खेड़ा से हमको क्या देखने को मिलता है? चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं चीजों को जोड़ रहा हूं, ठीक है, चीजों को जोड़ रहा हूं, उस चीजों को अपनी भाषा में लिखते चलेंगे कि जो कृषि का साक्ष्य में जो हम आपको बता रहा हूं, कृषि के साक्ष्य के बारे में पहले बता रहा हूं, व्यापार को अभी मैं बताऊंगा कि कैसे दोनों अपने उत्कर्षता पे थी। तो उसमें कृषि का जो साक्ष्य हमको इतिहासकार के द्वारा देखने को मिलता है, तो हम बता रहा हूँ कालीबंगा से जूते हुए हल का साक्ष्य देखने को मिलता है। इसे इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो खेती होती थी वो हलों के माध्यम से होती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं धौलावीरा से हमें क्या मिला है? धौलावीरा से हमें मिला है, धौलावीरा से लिखते हैं, धौलावीरा से हमें क्या मिला हुआ है? तो धौलावीरा से हमें क्या मिला हुआ है? तो जलाशय का साक्ष्य मिला हुआ। क्या है? जलाशय का। अर्थात कहने का मतलब यही है कि कृषि कार्य को संपादित करने के लिए जलाशयों का प्रयोग उस समय के लोग करते रहे होंगे। अर्थात इन जलाशयों में नालियों के माध्यम से क्या होता था? नालियों से माध्यम से जल कहाँ? खेतों में पहुंचाया जाता था, जिससे क्या होता था? कृषि को और क्या होता? सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके और जिससे क्या हो? कृषि की उपज बढ़ाई जा सके। तो इससे क्या किया जाता था? जलाशय बनाया जाता था। धौलावीरा से ही हमें क्या था देखने को मिलता है? बांध बनाने की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है कि उस समय वहां के लोग बांध भी बनाकर क्या करते थे? जलों का संरक्षण किया करते थे। और इन्हीं जलों के संरक्षण जहां किया करते थे वहां पे नालियों के द्वारा क्या होता था? सिंचाई कार्य संपादित होता था। तो ये दो चीज आप देखेंगे इन्हीं कृषि वाले पोर्शन में। फिर तीसरा चीज जब हम देखते हैं तो हमको संकर प्रजाति की कपास देखने को मिलती है। क्या है? संकर प्रजाति क्या देखने को मिलती है? कपास देखने को मिलती है। संकर प्रजाति की कपास देखने को मिलती है। संकर प्रजाति क्या होती है? थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। संकर प्रजाति आज में आप देखते होंगे कि चर्चे में रहती है। संकर प्रजाति की किस्मों को लेकर किसान हमेशा विरोध में खड़े रहते हैं। तो संकर प्रजाति क्या होती है इसको भी समझते हैं। होता क्या है कि जो हमारे ग्रामीण अंचलों पर बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने जो फसल जो बोए रहते हैं उन्हीं फसल के बीज को क्या करते हैं? रखते हैं। और जब उनकी आवश्यकता सीजन आती है तो उसको फिर क्या करते हैं? दोबारा बोते हैं और क्या करते हैं? यही कार्य चलता रहता है। ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं? ऐसी संकर बीज ला रही हैं। लोग क्या करें? दोबारा जब उस बीज को जब बोते हैं, एक बार बोने के बाद जब काट लेते हैं, फिर बीज को इकट्ठा करते हैं या रखते हैं, तो उसको जब दोबारा वो बोते हैं या जब उसको बोते हैं तो होता क्या है कि वो बीज अच्छी तरह से नहीं जमता है, या जमता है तो उतना गुणवत्तापूर्ण अनाज नहीं होता है। तो यह संकर बीज होती है। तो उसी बता रहे हैं संकर बीज का कपास का हमको उस समय देखने को मिलता है। यह भी कृषि के साक्ष्य में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जब इसी में हम आगे चलते हैं लोथल और रंगपुर से। कहां से? लोथल व रंगपुर से धान की भूसी का साग देखने को मिलता है इतिहासकारों को। तो किसका देखने को? धान की भूसी देखने को मिलती है। धान की भूसी देखने को मिलती है। इससे इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग धान के रोपण जैसी पद्धतियों से क्या थे? परिचित थे। अर्थात धान की भूसी भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। तो बनावली से हमें क्या मिट्टी की हल मिले हैं? क्या मिले हैं? बनावली से हमें यही थोड़ा मिटा देते हैं। बनावली से हमें क्या मिले हैं? तो बनावली से हमें क्या मिले हैं? मिट्टी के हल मिले हैं।
मिट्टी के हल मिले हुए हैं। तो इन सारे आयामों को जो हम खंगालते हैं और देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उस समय की जो कृषि पद्धति रहेगी इन आयामों के माध्यम से क्या अपने चरम उत्कर्षता पर पहुंची थी। ठीक है, तो इसमें जब हम और आगे चलते हैं तो जब हम इस चीज को देखते हैं, व्यापार वाणिज्य को देखते हैं, तो इसको भी देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन ऐसे साक्ष्य थे जो हमारे इतिहासकार को ये बताते हैं कि व्यापार वाणिज्य भी वो अपने चरम उत्कर्षता पर रही होगी। इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इस समय जो कृषि होती थी वो पशुओं के माध्यम से होती थी। ठीक है, इसको देखते हैं। इस समय की जो कृषि होती थी वो किसके माध्यम से होती थी? तो पशुओं के माध्यम से होती थी। पशुओं के माध्यम से होती थी। पशुओं में कौन सा पशु? तो कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाली बैल की ही उपयोगिता हमारे क्या सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। इससे क्या करता था? कृषि का भी कार्य किया जाता था और इससे क्या किया जाता था? व्यापार वाणिज्य का भी कार्य किया जाता था। जैसे गाड़ी बनाकर लोग क्या करते थे? व्यापार का कार्य करते थे। चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते थे। होता क्या था कि आंतरिक जो व्यापार होता था इस समय वो किसके माध्यम से होता था? इसी कुबड़ वाले बैल के माध्यम से होता था। इसका साक्ष्य भी हमको देखने को मिलता है। इनका साक्ष्य हमको जो कुबड़ वाले बैल के देखने को मिलता है, यह ग्रामीण और शहरी दोनों स्थान से क्या मिली है? ग्रामीण और शहरी दोनों स्थान से क्या मिली है? इसके हड्डी हमको देखने को मिलते हैं। और इससे इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि कुबड़ वाला बैल इतना महत्वपूर्ण था जिससे क्या करता? व्यापार वाणिज्य का भी कार्य होता था और कृषि का भी ये कार्य में संलग्न था। उसके बाद हम देखते हैं, आप देखें लोथल से हमें नाव का टेराकोटा मिला हुआ है, एक चीज। और दूसरा चीज, लोथल से हमें गोदी का साक्ष्य मिला हुआ। गोदी का साक्ष्य मिला हुआ है। नाव का टेराकोटा का मतलब इतिहासकार यही लगाते हैं कि यहाँ पे नौकाएं बनती रही होगी। और दूसरा चीज गोदी का साक्ष्य था कि यहाँ पे हमें बहुत सारे बंदरगाहों पर, गोदी का मतलब ये होता है बहुत सारे यहाँ पे क्या होते थे? जलयान जो थे, नावें जो थी यहीं पे क्या होती थी? यहीं पे इन्हीं लोथल के क्या कहते थे? बंदरगाहों पे क्या बंधी हुई थी। मतलब क्या होती थी? यहीं से क्या व्यापार वाणिज्य होता था। तो चीजों को इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, कृषि और ये वाणिज्य वाला, वो क्या था कि वो अपने चरम उत्कर्षता पर कैसे पहुंचा। तो इन्हीं सब आयामों के माध्यम से जो हम देखते हैं तो हम यही कयास लगाते हैं कि चरम उत्कर्षता का काल यही रहा हो। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यापार होता था, मान लीजिए जो व्यापार, आंतरिक जो व्यापार होता था वह हमारे क्षेत्र में जहां जहां सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी वहां पे देखने को मिलता है। वह व्यापार कहाँ कहाँ होता था उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। वह व्यापार जो होता था वो एक होता था मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया में दो देश संलग्न थे। दो देशों के क्या था? दो देशों के मध्य से ये व्यापार होकर गुजरता था। एक था बहरीन और दूसरा था ओमान। कहने का आशा यही है कि जो थे इन्हीं दो देशों से होकर हमको मेसोपोटामिया का व्यापार देखने को मिलता है। मतलब ये मध्यस्थकर्ता देश होते थे। दोनों लोग क्या करते थे? यही मध्यस्थकर्ता देशों के माध्यम से मेसोपोटामिया का व्यापार देखने को मिलता है। और यही सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है? मेलुआ। सिंधु के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मेलुआ शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो व्यापार होता था वो होता था फारस की खाड़ी के साथ। फारस की खाड़ी के साथ व्यापार होता था। उसके बाद व्यापार होता था वो होता था आपका मध्य एशिया के साथ। उसके बाद मिस्र के साथ होता था। उसके बाद जो होता था आपका बहरीन के साथ होता था, बहरीन द्वीप इत्यादि देशों के साथ क्या होता था? ये व्यापार होते थे, व्यापार वाणिज्य होते थे। एक छूट गया इसमें, ईरान के साथ देखने को मिलता है। तो मैंने आपको यही बताया है कि
सैन्धोकालीन अर्थव्यवस्था को, जो मैंने आपको यही बताया हूँ सैन्धोकालीन अर्थव्यवस्था में, कि सैन्धोकालीन अर्थव्यवस्था को जब हम हमारे इतिहासकार देखते हैं तो यही कयास लगाते हैं कि जो हाँ वहाँ के जो उत्खनन से जो प्राप्त चीजें हुई हैं, उन्हीं चीजों के आयामों पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारी कृषि उत्कर्षता पर पहुंची, व्यापार कैसे उत्कर्षता पर पहुंचा, इस सब चीजों को देखने का हम प्रयास करते हैं। तो जो जो आपको छोटे छोटे जहाँ जो चीजें मिली हुई हैं, उन्हीं चीजों के आधार, तथ्य को जुटाने के आधार पर इतिहासकार ये निर्णय ले पाते हैं। इसी में हम आर्थिक कालीन, ये जो हमारे आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं कि ये तो मान लीजिए भारत से व्यापार होता था, जैसे तिलहन का, सरसों का, ये सब जो चीजें हैं, मान गेहूं का, ये सब जो कृषि संबंधी जो सामग्रियां थी, इनका व्यापार हम लोग करते थे अन्नागार के माध्यम से। तो और देखते हैं कि भारत के लोग क्या वहां से आयातित करते थे, कौन सी चीजों को लाते थे, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी में सब फेसेट है, देखने का काम देखते हैं कि वहां के लोग क्या क्या चीजों को लाते थे अपने देश में। तो जो आयातित वस्तुएं थी इसको देखते हैं। आयातित वस्तुएं में देखते हैं, आयातित वस्तुओं में पहली वस्तु जो देखने का प्रयास करते हैं सोना है। क्या है? सोना लाते थे। तो जो सोना लाते थे वो सोना कहां कहां से लाते थे? तो पहला अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में वही वाला क्षेत्र कर्नाटक में जो है, ठीक है, ये कर्नाटक में जो क्षेत्र है कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, वहां से। उसके बाद दूसरा जो हम आते हैं इसी में, तो टीन लाते थे। टीन कहां से लाते थे? तो टीन जो लाते थे ईरान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लाते थे। उसके बाद तीसरा जो इसमें है वो लाते थे चांदी। चांदी कहां से लाते थे उसको देखने का प्रयास करेंगे। चांदी जो लाते थे वो ईरान से लाते थे, और उसके बाद मेसोपोटामिया से लाते थे। मेसोपोटामिया से लाते थे। इसमें जो चौथी हम जो तत्व देखते हैं उसमें हम देखते हैं तांबा। तांबा जो ये लाते थे वो लाते थे आपका क्या नाम है, तांबा जो लाते थे, एक बहुत प्रसिद्ध खान भारत की है खेतड़ी खान जो पड़ती है राजस्थान में। एक खेतड़ी की खान कहां पड़ती है? तो खेतड़ी खान राजस्थान में पड़ती है। और बलूचिस्तान, मैं आपको बताया हूं बलूचिस्तान कहां पे था, इस चीज को कमेंट करेंगे। उसके बाद जो आप आते हैं, उसके बाद आते थे कीमती पत्थर। कीमती पत्थर लाते थे राजस्थान से, लाते थे। उसके बाद बलूचिस्तान से लाते थे। अगला जो हम आते हैं उसमें सेलखड़ी देखते हैं। सेलखड़ी ये लोग कहां से लाते थे? तो सेलखड़ी जो लाते थे वो ईरान से लाते थे। तो मैं सारी चीजों को बताया हूं कि व्यापार में और जो कृषि संबंधी जो चीजें थी, कहां कहां से कौन कौन साक्ष्य मिले हैं, किन साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लगाया जाता है कि चरमोत्कर्षता का काल रहा होगा और व्यापार वाणिज्य खूब होता रहा होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत के लोग क्या आयातित करते थे, चीज़ों को निर्यात करते थे। तो मैं बताऊं कि वही कृषि संबंधी जो सामग्रियां होती थी वही सब निर्यात की जाती थी। और वहां से लोग क्या आयातित करते थे, क्या चीज़ लाते थे? तो ये सोना लाते थे, टीन लाते थे, चांदी लाते थे, तांबा लाते थे, कीमती पत्थर लाते थे। कीमती पत्थर लिख देंगे, कीमती पत्थर लाते थे और सेलखड़ी लाते थे। ये सब चीज़ें क्या नाम है, सैन्धोकालीन आर्थिक व्यवस्था में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सारी चीज़ें तो ये खैर ला रहे हैं, तो जो व्यापार वाणिज्य होता था ना, व्यापार वाणिज्य होता था वह, उसमें भी हमको कौन सी परंपरा देखने को मिलती है? तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलती है? वस्तु विनिमय की परंपरा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वस्तु विनिमय। मतलब अभी वस्तु विनिमय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इतिहासकार जितने भी सैन्धोकालीन वस्तुओं की क्या की, सैन्धोकालीन जगह स्थानों की जो खुदाई की, स्थलों की, वहां पे किसी प्रकार के हमको क्या देने सिक्के नहीं देखने को मिलते हैं। तो इससे इतिहासकार ये लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो व्यापार वाणिज्य का जो
लेन देन रहा होगा वो कैसा रहा होगा, वस्तु विनिमय पद्धति प्रथा। जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो मुहर शब्द आता है, मुहर, तो मुहर बता देते हैं, मुहर शब्द आते हैं। तो मुहर शब्द जो बार बार आ रहा है तो आपके दिमाग में ये ना लग रहा हो कि मुहर शब्द का भी प्रयोग क्या किया जाता था, मतलब वस्तुओं के लेन देन में किया जाता रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। मुहरों का प्रयोग ये करते थे, वस्तुओं की क्या करते थे, जो वस्तु भेजते थे उन पर क्या करते थे, ये उस पे उनकी पहचान के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था। हो सकता है मुहर्रम को ऐसा सिंबल बना रहा हो, उसके थप्पा लगाने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता था। मतलब वस्तुओं की पहचान हो जाए कि ये वस्तु कहाँ से आई है, मेसोपोटामिया की है कि ईरान की है कि मिस्र की है कि क्रीट की है कि सिंधु घाटी सभ्यता की है, तो उसके लिए क्या करते थे, ये मोहरों का प्रयोग करते थे। अब आगे चलते हैं इसी नए फैसेट में, क्या है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन देखते हैं। क्या देखते हैं, सिंधु कालीन सभ्यता में, इसी फैसेट में हम लिखते हैं, क्या देखते हैं, सिंधु कालीन सभ्यता में क्या देखते हैं, में धार्मिक जीवन देखते हैं, धार्मिक जीवन को देखने का प्रयास करते हैं। ये धार्मिक जीवन भी उसी तरह प्रकार इतिहासकार देखते हैं जिस प्रकार से हम इस अगले फैसेट को पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे। तो इतिहासकार भी वही उत्खनन से जो प्राप्त चीजें होती हैं, उन्हीं उत्खनन से चीजों के माध्यम से क्या करते हैं, वो चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो हम चीजों को देखते हैं, तो इतिहासकार बताते हैं कि वहां से हमें किसी प्रकार क्या है, मंदिर का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। किसका साक्ष्य, मंदिर का साक्ष्य, हमें मंदिर का साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। कोई ऐसे स्थल का साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि यह लोग इस अमुक जगहों पर रहकर लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे या अर्चना करते थे। ऐसी कोई चीज हमको देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इनके धार्मिक जीवन तो की क्रियाकलाप तो हमको देखने को मिलते हैं। तो उनके जो साक्ष्य हैं वो मुहर और मिंड मूर्तियों और तथा प्राकृतिक तत्वों के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखने को मिलते हैं, मुहरों, मृंड मूर्तियों और प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हम यह कयास लगा सकते हैं कि क्या नाम है, कि सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक रहे होंगे। जैसे प्राकृतिक तत्वों में वो स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग करते थे, ठीक है, तो हल की पूजा करते थे। ये सब प्राकृतिक तत्वों को जो हम देखते हैं, तो इनके आधार पर हम यही कयास आते हैं कि उसमें प्राकृतिक प्रेमी रहे होंगे। तो इसमें हम चीजों को जब आगे चलते हैं तो पूरा तात्विक चीजों को जब देखा जाता है, तो इसमें जो धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं, धार्मिक जीवन को इतिहासकार जो है 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में बांटकर क्या करते हैं, 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इसमें पहला जो भाग है वो क्या है, मात्र देवी की उपासना। मतलब ये बताते हैं कि ये लोग मात्र देवी की क्या करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। तो इससे संबंधित कोई साक्ष्य मिले होंगे, तो इसका साक्ष्य ये बताते हैं कि इस समय सर्वाधिक मात्रा में क्या है, क्या ना, कि मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्ति देखने को मिले। मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग क्या थे, मतलब जो जैसे हमारी खुदाई की गई तो उसमें पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में किसकी मूर्ति मिली, स्त्रियों की मूर्ति मिली। तो इससे इतिहासकार यह कयास लगाते हैं कि यह मात्र देवी की क्या थे, उपासक रहे होंगे, ठीक है, उपासक रहे होंगे। मैं यही बता रहा था कि उसमें कि भारत यहाँ सिंधुकालीन जो लोग थे उस समय क्या थे, कोई ऐसा स्थल नहीं मिला हो जिससे यह कयास लगाया जा सके कि लोग क्या करते थे, कि मंदिर में पूजा करते थे या नहीं करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेसोपोटामिया में कि लोग जो थे मंदिरों में पूजा करते थे, और इन मंदिरों को क्या बोला था, जिगुरत बोला था। क्या बोला था, जिगुरत बोला था। और ये जिगुरत में क्या जाके, जिगुरत जो होता था वो विमानन टाइप मंदिर हुआ करता था, बहुत ऊंचाई पर होता था। और यहाँ इस स्थान पर क्या होता था, इनके देवता को क्या होता, निवास स्थल होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मैं सारी चीजों को बता रहा हूँ, इस चीजों को आप नोट करते चलेंगे अपने भाषा में, क्योंकि वर्तमान में जो प्रश्न पूछने की टेंडेंसी है वो फैक्ट साथ कंसेप्ट को मर्ज करके चीजों को पूछा जा सकता है, इसलिए चीजों को आप लिखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि
मातृ देवी की उपासना करते थे। इनको 4 भागों में बांटा था। पहले मैं बताया हूँ कि मातृ देवी क्या थे, उपासक थे। ठीक है, तो उपासक में बता रहा हूँ कैसे पता चलता है कि मातृ देवी उपासक थे। तो जब उत्खनन हुआ है वहां पर, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या मिली है, सर्वाधिक मात्रा में क्या मिली है, स्त्री की मूर्तियां मिली है। तो इससे इतिहासकार यही कयास लगाते हैं कि लोग क्या थे, मातृ देवी के उपासक थे। इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा से हमको क्या मिला है। हड़प्पा से जब खुदाई की गई तो वहां से हमको क्या मिली है, एक मुहर मिली है। मुहर मिली है, उस मुहर पर क्या है, एक स्त्री का क्या है, चित्रांकन किया गया है। और अंकन में यह दिखाया गया है कि स्त्री के पेट से एक पौधे को निकलता हुआ दर्शाया गया है। और इतिहासकार इसे क्या बोलते हैं, इसे मातृ देवी बोलते हैं या उर्वरता की देवी बोले हैं। क्या बोले हैं, मातृ देवी या उर्वरता की देवी का संबोधित किए हैं। तो इससे हमें पहला जो किन आयामों से हमें मातृ देवी की उपासना पता चलता है, तो मैं 2 चीजों को आपको बता दिया। इस चीजों को अपनी भाषा में आप लिखे होंगे। उसके बाद इसी में जो दूसरा हम चलते हैं, दूसरा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये शिव के पूजक थे, शिव की पूजा करते थे, शिव के उपासक थे। शिव के क्या थे, ये शिव के उपासक थे या शिव के पूजा भी करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, एक मुहर मिली है। जब उत्खनन कार्य किया गया तो वहां पे एक मुहर मिली है। उस मुहर को लोग योगी की मुहर कहते हैं। और जो योगी है उस मुहर में किस अवस्था में बैठे हुए हैं, तो पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। ठीक है, पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। और क्या हुआ है कि इनके इस योगी के दाएं ओर इस क्या नाम है कि इस योगी की जो मुहर जो पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं, इनके जो दाएं ओर क्या है, दाएं ओर चीते और हाथी, क्या, चीते और हाथी। और बाएं ओर गैंडा और भैंसा का क्या है, भैंसा बनाया गया की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसको इतिहासकार इस मुहर को क्या बोलते हैं, इस मुहर को क्या बोलते हैं, पशुपति शिव की मुहर या रुद्र के देवता शिव की मुहर के नाम से संबोधित करते हैं। तो हमने आपको यही बताया इसमें शिव की उपासक में या शिव के क्या थे, पूजक थे, कि एक मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली हुई है। उस मुहर में क्या है कि एक मुहर मिली हुई है और उस मुहर में क्या, एक योगी की तस्वीर है जो पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए हैं। इस योगी के दाएं तरफ चीते और हाथी दर्शाए गए हैं। ठीक है, दाएं तरफ क्या, चीता और हाथी दर्शाया गया है और बाएं तरफ क्या, गैंडा और भैंसा दर्शाया गया है। इसको इतिहासकार क्या बताते हैं कि यह पशुपति शिव या रुद्र देवता शिव की मुहर है। ठीक है, तो शिव के भी उपासक हो गए। तीसरा हो गया, 4 आयामों में से दूसरा आयाम था। अब तीसरा आयाम देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुहर जो मिली गई, क्या नाम है कि जो योगी की मुहर मिली है उसमें कितने पशुओं का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। तो इसी में से एक क्या थे, पशु को क्या करेगा, आपको हटा देगा और किसी दूसरे पशु को दे दिया था। तो इस चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। तीसरा जो इसमें हम चलते हैं तो क्या थे, यह प्राकृतिक पूजक थे। वृक्ष और क्या थे, पशु पूजक, पशु की पूजा करते थे। वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। इसको चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारी जो मुहरें मिली है, आपको बताया उस मुहर पर क्या है कि कुबड़ वाला बैल भी देखने को मिलता है। कुबड़ वाले बैल भी हमको देखने को मिलते हैं। और उसी पर हमको क्या है, पीपल के पत्ते का भी अंकन हमको देखने को मिलता है। इससे इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि हमारे जो सिंधु-घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, वृक्षों की भी पूजा करते थे। ठीक है, जैसे पीपल आया हुआ है, और पशुओं की भी पूजा करते रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जब इसमें हम आगे चलते हैं तो और समझने का प्रयास करते हैं धार्मिक जीवन में कि जब व्यक्ति उसमें मर जाते थे, लोग मरते थे, तो कौन कौन सी दाह संस्कार की जो प्रक्रिया थी उसको देखते हैं।
दाह संस्कार की, जो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी वो हमें 3 देखने को मिलती है। दाह संस्कार प्रक्रिया देखने को मिलती है 3 देखने को मिलती है। तो आप लिखेंगे संध्योकालीन लोग जो थे वह पुनर्जागरण में विश्वास करते थे और दाह संस्कार की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है वो 3 मिलती हैं। ये अपनी भाषा में चीजों को लिखेंगे, ठीक है। उसमें पहला था पूर्ण सावधान की व्यवस्था थी। क्या थी? पूर्ण सावधान की व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था, पूरे शरीर को क्या कहते जमीन के अंदर क्या कहते दफना दिया जाता था। क्या किया जाता था इसमें? पूर्ण सावधान में क्या किया जाता था? तो पूर्ण सावधान में किया जाता था कि पूरे शरीर को क्या किया जाता था, जमीन के अंदर क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। दूसरा इसमें हम देखते हैं तो उसमें था आंशिक सावधान था। क्या था? आंशिक सावधान। आंशिक सावधान देखते हैं। आंशिक सावधान में हम जब देखते हैं चीजों को तो पाते हैं कि आंशिक सावधान में क्या किया जाता था कि शरीर के कुछ हिस्से को क्या जाता था, नष्ट किया जाता था, उसके बाद दफनाया जाता था। शरीर के कुछ हिस्से को क्या कर दिया जाता था, नष्ट करने के बाद दफनाया जाता था। इस चीज को लिखेंगे। और तीसरा थी आंशिक के बाद कलश सावधान। कलश सावधान। कलश सावधान में क्या होता था, इस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे कि शव को जलाकर राख जो होता था उसको कलश में भरकर दफनाने की प्रक्रिया हमको क्या की देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा तक जो प्रचलित यहाँ प्रक्रिया, बहुत अधिक मात्रा में जो प्रक्रिया देखने को मिलती है वो पूर्ण सावधान ही देखने को मिलता है, ठीक है। और पूर्ण सावधान में क्या था, लोगों को एकल करके दफनाया जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया था लोथल से एक मिली है। लोथल से क्या मिला हुआ है? लोथल से एक कब्र मिली हुई है जिसमें क्या है, युगल, मतलब 2 लोगों को क्या है, 2 लोगों को दफनाया गया है। तो सर्वाधिक जो थे पूर्ण सावधान वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें यहीं पे हमारा क्या है, संध्योकालीन धार्मिक जीवन समाप्त होता है। उसके बाद हम और आगे फैसल पर चलते हैं आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे संध्योकालीन सामाजिक जीवन देखेंगे। क्या देखेंगे? संध्योकालीन सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन देखने का प्रयास करते हैं। संध्योकालीन सामाजिक जीवन क्या था उसको भी प्रयास करते देखने का। तो उसमें भी उसी प्रकार से जो हमारे उत्खनन से जो चीजें मिली हैं उसी के आधार पर ही हम कयास लगाते हैं कि उस समय सामाजिक जीवन क्या था, लोग देखते हैं। तो सामाजिक जीवन था कि यहाँ पे मैं बताया था आपसे कि जब उत्खनन करता जब देखते हैं चीजों को तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिली है, तो नारी मूर्तियां मिली हुई हैं। नारी मूर्तियां मिली हुई हैं। तो इससे इतिहासकार यही कयास लगाते हैं कि उस समय सामाजिक जीवन जो रहा होगा वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा। क्या रहा होगा? मात्र सत्तात्मक रहा होगा। इस चीज को भी देखने का प्रयास करेंगे कि नारी जीवन के जब सामाजिक जीवन में मात्र सत्तात्मक रहा होगा, कैसे अनुमान लगाया जाता है? तो इतिहासकार वही सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं उसी से कयास लगाते हैं। इस समय के जो लोग थे वह स्त्री या पुरुष दोनों क्या करते थे, दोनों बड़े लंबे लंबे बाल रखते थे। लंबे क्या रखते थे? बाल रखते थे, एक चीज। दूसरी चीज इसमें है कि दोनों क्या करते थे, आभूषण रत्नों का प्रयोग करते थे। मतलब दोनों लोग क्या करते थे, दोनों आभूषण रत्नों का प्रयोग करते थे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, कोई अन्यथा नहीं लेगा। जैसे रामायण और महाभारत आप देखते हैं तो उसमें जो किराएदार होते हैं कि जो उसमें रोल करते हैं लोग हैं, उसमें जो रोल करने वाले लोग होते हैं वह देखते हैं बड़े बड़े बाल रखे होते हैं और जैसे भुजाबंद और ये लोग छाती पर जैसे आप देखते होंगे वक्ष पर सोने के बहुत बड़े बड़े क्या आभूषण पहने होते हैं। तो हमको लगता है कि उसी तरह वो लोग भी क्या करते थे, आभूषण रत्नों का प्रयोग करते थे या लंबे लंबे बाल रखते रहे होंगे। तो वही ये बोला है कि स्त्री और पुरुष क्या है, लंबे लंबे बाल रखते थे और क्या करते थे, आभूषण रत्नों का प्रयोग करते थे। आभूषण रत्नों का क्या करते थे, आभूषण रत्नों का ये लोग प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि चंदहुदड़ों से हमने आपको बताया था कि चंदहुदड़ों से हमें यह सौंदर्य जो
प्रसंस्करण की जो चीजें होती हैं ये हमको देखने को मिलती हैं। और मूर्तियों में जब देखते हैं तो जो मूर्ति होती थी उसमें विरोधाभास इसी तरीके से लगाया जा सकता था कि जो स्त्री की मूर्ति थी वह सिंदूर पहनी हुई थी और एक लिपस्टिक जैसी चीजें लगाई थी। क्या लगाई थी? सिंदूर, सिंदूर और लिपस्टिक जैसी ऐसी चीजें थी जो लगाई हुई थी। तो इसी दोनों चीजों से हम विरोधाभास कर सकते थे कि यह जो क्या नाम है कि यह जो मूर्ति है यह स्त्री की है और यह जो मूर्ति है पुरुष की है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसमें जब हम आगे चलते हैं तो चीजों को और देखते हैं। इसमें देखते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे? शाकाहारी, और मांसाहारी दोनों क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का प्रयोग करते थे अपने आहार के रूप में। ठीक है, इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। जैसे लोग शाकाहारी में तिलहन, गेहूं, दालें, ठीक है, तिलहन, गेहूं है, दालें हैं, चावल है, दूध है, पनीर भी देखने को मिलता है, पनीर, ठीक है, इत्यादि चीजों का प्रयोग करते थे। इसमें भेड़, बकरी, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, मुर्गी है, उसके बाद मछली, क्योंकि भेड़, बकरी और सुअर और मुर्गी तो पालते थे और मछली पकड़ते थे। ठीक है, ये सब चीजें क्या है हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इस कयास से हमें लगाते हैं कि इस समय के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहार दोनों प्रकार की चीजों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनके वेशभूषा का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्त्रियां बड़े बड़े बाल रखती थी, आदमी भी रखते थे, आभूषण रत्नों का प्रयोग दोनों लोग करते थे। उसके बाद सैंधव मनोरंजन में देखते हैं, उसी सामाजिक जीवन में देखते हैं सैंधव का लोग जो मनोरंजन की चीजों में जो प्रयोग करते थे तो नृत्य क्या करते थे? नृत्य और क्या करते थे? खेल, नृत्य और खेल का साक्ष्य देखने को मिलता है कि वो नृत्य और खेल पर विशेष फोकस करते थे। उसमें नृत्य में क्या था? तो मोहनजोदड़ो से चीजों को लिखेंगे। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की क्या मिली हुई है? नृत्य और खेल में क्या मिली है? मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी क्या है? मूर्ति मिली हुई है। तो इसे इतिहासकार यह कह लगाते हैं कि वो नृत्य देखते रहे होंगे या खेलते रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद खेल जो था, खेल का साक्ष्य जो हमको देखने को मिलता है वो मैंने आपको बताया था धौलावीरा से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है। इससे इतिहासकार ये भी कयास लगाते हैं कि वो लोग क्या करते थे? वो ऐसा खेल रहा होगा जो इस स्टेडियम में हुआ करता रहा होगा। उसके बाद शिकार में शिकार खेलते थे। शिकार में क्या करते थे? शिकार खेलते थे। शिकार में यह हिरण का शिकार, मछली पकड़ने का शिकार, ये सब ये क्या करते थे? ये लोग खेलते थे। तो ये सब साक्ष्य देखने को मिलता है। इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि इस समय के लोग क्या थे कि ये सब सारी चीजों को करते थे। उसके बाद मैं जब आगे चलता हूं तो सामाजिक जीवन में एक चीज और देखता हूं कि इस समय की जब उत्खनन हुआ तो इस समय अत्यधिक मात्रा में हमें क्या हथियार नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? हथियार नहीं मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में हमको क्या नहीं मिले? हथियार नहीं मिले हैं। इससे इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि इस काल का जो समाज रहा होगा वो क्या रहा होगा? शांतिप्रिय समाज रहा होगा। क्या रहा होगा? शांतिप्रिय समाज रहा होगा। क्योंकि अगर अत्यधिक मात्रा में हथियार मिलते तो इससे यह कयास लगाई जा सकती थी कि समाज जो था शांतिप्रिय नहीं रहा होगा। तो आज मैं इतने चीजों को आपको नहीं बताया हूं। आप ये सारी चीजों को अपने नोट्स में लिखे होंगे और कल हम इसी के नए फैसेट में चलेंगे। और कल जो हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम लेक्चर होगा और इसके माध्यम से क्या करेंगे? चीजों को आप पूरा उसमें जो चीजें छूटी होंगी सारी चीजों को उसमें पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।